हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। ये वो आवाज है जो पिछले 3 दिनों से करोड़ों लोगों के कानों में गूंज रही है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अगर आप खबरों से अपडेट रहते हैं तो इस चेहरे को जरूर पहचान रहे होंगे। और इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस के बारे में भी जान रहे होंगे। वीडियो में दिख रहे यही हैं इंजीनियर अतुल सुभाष। अतुल सुभाष का यह आखिरी वीडियो देश के करोड़ों लोगों के ज़हन में कई सवाल छोड़ गया है। सवाल समाज में महिला और पुरुष के समानता को लेकर उठाए जा रहे हैं। सवाल जुडिशियल सिस्टम पर भी उठाए जा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले आप इस सुसाइड केस से जुड़ी अपडेट जान लीजिए। अतुल के परिजनों ने बेंगलुरु में पत्नी निकिता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का एफआईआर दर्ज कराया। बेंगलुरु पुलिस सुसाइड केस की जांच के लिए जौनपुर पहुंच रही है। इस बीच देर रात में निकिता की आरोपी मां और भाई घर छोड़कर फरार हो गए। निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया गिरफ्तारी के डर से भाग गए। निकिता की मां और भाई जौनपुर के नगर कोतवाली के खोआ मंडी इलाके में रहते थे। इंजीनियर अतुल की सुसाइड का ये मामला अब सिर्फ जौनपुर और बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है। इस मामले ने समाज में पुरुषों के अधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अतुल ने सुसाइड नोट में मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है और सवाल जुडिशियल सिस्टम पर उठाए थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी को पति की तरफ से दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि गुजारा भत्ता की रकम इतनी ना हो कि पति को सजा के तौर पर लगे। गुजारा भत्ता इतना होना चाहिए जिससे तलाकशुदा पत्नी बेहतर जिंदगी जी सके। गुजारा भत्ता के लिए तय की जाने वाली रकम से पति को आर्थिक दिक्कत ना हो। पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला भी सुनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वरसाले की बेंच ने ऐसे 8 फैक्टर्स तय किए हैं जिसे ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जानी चाहिए। इसे एलिमनी भी कहा जाता है। दोनों पक्षों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित जरूरतें देखी जाए। दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार का स्टेटस देखा जाए। गुजारा भत्ता का केस करने वाले की आय या संपत्ति देखी जाए। ससुराल में पत्नी के जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाए। परिवार के लिए पत्नी ने अगर नौकरी या करियर छोड़ा है तो इसे भी ध्यान में रखें। यदि पत्नी नौकरी नहीं कर रही है तो उसके मुकदमे का खर्च ध्यान में रखा जाए। पति की आर्थिक स्थिति, आय, अन्य जिम्मेदारियां और कर्ज का भी ध्यान रखा जाए। समय देश में सुसाइड ने जो बहस छेड़ी है उसे भी समझना जरूरी हो जाता है। अतुल सुभाष सुसाइड केस संसद तक गूंजने लगा है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। I think time has also come for us to review many of these family related legislations and also introduce wherever possible an aspect of gender neutrality so as to protect both the partners in a marriage. The family is a very important institution. It is the founding block of the society, and legislations that can be misused by one partner can be a detriment to the very institution of family and will have very strong social repercussions if not addressed. दरअसल सुभाष ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा था कि वो पहले से ही अपनी पत्नी को 40,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता दे रहा था। उसकी पत्नी दिल्ली में एक्सेंचर में काम करती थी और आर्थिक रूप से सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी अतुल से भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए हर महीने की मांग कर रही थी। अब सवाल उठता है कि कोई पत्नी पति से गुजारा भत्ते के नाम पर कितने पैसों की मांग कर सकती है। तो इस सवाल का जवाब आप कानून के मुताबिक समझिए। कानूनी रूप से गुजारा भत्ता की कोई एक तय रकम नहीं है। किसी तलाकशुदा महिला, बच्चे या फिर माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता की रकम मजिस्ट्रेट की ओर से तय की जाएगी। इस रकम को समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है। तलाकशुदा महिला को तब तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।
ऐसी पत्नी को ही हर महीने गुजारा भत्ता मिल सकता है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया हो। पति से तलाक मिलने के बाद पत्नी ने दोबारा शादी न की हो। सीआरपीसी की धारा 125 में गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया था। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 144 में इसका प्रावधान है। ये धारा कहती है कि कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। तो अब सवाल उठता है कि क्या पत्नी तलाक के बाद हर चीजों पर अपना दावा कर सकती है जो पति से जुड़ी हो? इसका जवाब आपको विस्तार से समझाते हैं। तलाकशुदा पत्नी का अपने पति की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। इस कानून के मुताबिक पत्नी का अपने पति या ससुराल की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। तलाक के बाद पत्नी सिर्फ उसी संपत्ति पर अपना दावा कर सकती है जो उसके पति की है, यानी ऐसी संपत्ति जिसका मालिकाना हक पति के पास है। हालांकि तलाक के बाद बच्चे जरूर अपने पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। अगर तलाक के बाद पति दूसरी महिला से शादी करता है और उससे भी बच्चे होते हैं तो कोर्ट बराबर हिस्सों में संपत्ति का बंटवारा करती है। मंगलवार को जब अतुल सुभाष का मामला चर्चा में आया तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में इसका प्रावधान किया गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बताया था। इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। मामला नागपुर का था जिसमें एक लड़का अमेरिका गया था और उसे शादी किए बिना ही 50 लाख रुपए देने पड़े थे। वो एक दिन भी लड़की के साथ नहीं रहा था। इसी साल मई में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कानून में संशोधन करने को कहा था। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ अदालतों को आगाह किया था। अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। मई में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बल्कि कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठा चुका है। इंजीनियर सुभाष का यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें पत्नियां पतियों पर दहेज के झूठे आरोप लगा चुकी हैं। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार एनसीआरबी दहेज उत्पीड़न के फर्जी मामलों के आंकड़ों को अलग से नहीं रखता है। हालांकि 2014 से दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत झूठे मामलों के रूप में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले मामलों पर डेटा के अनुसार साल 2018 में 307 झूठे मामले सामने आए। 2019 ऐसा साल रहा जब सबसे ज्यादा 462 झूठे मामले सामने आए। 2020 में ये मामले 297 पर आए। फिर साल 2021 में ऐसे 418 झूठे मामले सामने आए थे। वहीं 2022 में कुल 356 झूठे मामले सामने आए। फिलहाल इंजीनियर सुभाष के परिवार वालों ने न्याय की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और इसकी आवाज पूरा देश सुन भी रहा है। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल समाज और कोर्ट दोनों के सामने खड़ा कर दिया है कि क्या पुरुषों के हक बराबर हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति ने न्याय की आवाज उठाते हुए ही सुसाइड किया है।